Good morning students, welcome back in today's session of Business Studies class. As you know, in previous session we have already discussed the first step of the formation of company, that is promotion. In this session we are going to discuss the last three steps of the formation of company, that is registration, capital subscription and commencement of business. Very first we are going to discuss the second step, that is registration of company or incorporation of company. Incorporation means registration of company as a body corporate under the Indian Companies Act 2013 and receiving a certificate of incorporation. Well students, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, यानी कि प्रमोटर को स्टार्टिंग में क्या क्या फंक्शन करने होते हैं जिसके हेल्प से वो कंपनी को फॉर्मेशन में ला सकता है। तो अब सेकेंड स्टेप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन जब तक कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हमारी कंपनी का नहीं हो जाता तब तक हमारी कंपनी की वर्किंग स्टार्ट नहीं हो सकती। कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जब तक रिसीव नहीं हो जाता तो कोई भी कंपनी अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकती। तो किस तरह से हमने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट को अचीव करना है, रिसीव करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, तो वो सभी स्टेप्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ रहेगा एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। सबसे फर्स्ट हम आरओसी को यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, ठीक है, हम क्या सबमिट कराते हैं, एक एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं कि हम अपनी कंपनी को क्या कराना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, और उस एप्लीकेशन के साथ हमें कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराने होते हैं। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाने हैं? वेरी फर्स्ट हम उन्हीं को अब डिस्कस करेंगे, फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है, हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, बिजनेस की मेन एक्टिविटीज क्या होंगी। नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए। एओए हमें क्या बताता है कि हमारे बिजनेस के रूल रेगुलेशंस क्या होंगे, हम किस तरह से अपने बिजनेस का मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ सेट किए हैं एमओए में, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किन किन रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, ये कहाँ डिसाइड किया जाता है, एओए में। और उस एओए की एक कॉपी जो है हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करानी होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ जो थर्ड डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कराना है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल वर्ड आपके लिए बिल्कुल न्यू है बेटा। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कैपिटल एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए डिसाइड करती है कि हम पूरे लाइफ टाइम में एक पर्टिकुलर अमाउंट के शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को सेल करेंगे। और इस कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम क्लास 12 की जो हमारा अकाउंटेंसी में कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन रहेगा, हम उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं आपके साथ कि ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, अदर टाइप्स ऑफ कैपिटल्स क्या होती हैं, किस तरह से वो अचीव होती हैं, ठीक है, वहाँ हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको इतना जानना है बेटा कि जो ऑथोराइज कैपिटल है इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथोराइज टू राइज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, कि अपने पूरे लाइफ टाइम में कंपनी शेयर्स की हेल्प से कितनी मनी कलेक्ट करेगी। नेक्स्ट नेसेसरी डॉक्यूमेंट इज रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स टू एक्ट एज ए डायरेक्टर्स। ठीक है, यहीं तक अब डिस्कस करेंगे हम कि हमने अपने जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ जो फर्स्ट लाइन डायरेक्टर्स हमने जो है अपॉइंट किए थे ना प्रीवियस वीडियो में, जो प्रमोटर्स ने, ठीक है, जहां हमने प्रमोटर्स ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने के लिए जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए थे, ठीक है, उन डायरेक्टर से हमने क्या ले लिया है, रिटन कंसेंट ले लिया है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं अपनी विलिंगनेस से कर रहे हैं, ठीक है, एंड अंडरटेक टू परचेज एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर्स। अब यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म आ गई कि क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं। अब क्वालिफिकेशन शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। क्यों इशू किए जा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कैश पे इशू किए जाते हैं, उनके लिए कुछ डिस्काउंट रेट हो सकता है कि कंपनी वो शेयर जो है जनरल पब्लिक को 10 रुपीज में सेल कर रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 8 और 9 रुपीज में सेल कर सकती है, और कैश में यानी कि उनको फ्री में नहीं दिए जाते हैं वो शेयर्स, उनसे उनके बदले में प्रॉपर पेमेंट रिसीव की जाती है। और वो क्वालिफिकेशन शेयर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्यों इशू किए जा रहे हैं वही शेयर्स
जो जनरल पब्लिक को इशू किए जाएंगे, लेकिन उन शेयर्स को जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इशू किया जाता है तो वो शेयर्स किस नेम से जाने जाते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स के नेम से जाने जाते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर्स इशू करना क्यों जरूरी है। देखो, जब तक हमारा अपना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई पर्सनल कंसर्न नहीं होता, ठीक है, कोई बिलोंगिंगनेस नहीं होती, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो कंपनी एक्ट 1956 में ही अजम्पशन ली गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी उस कंपनी के कुछ शेयर्स इशू किए जाएं, क्योंकि हम कंपनी के फीचर्स में ये पढ़ चुके हैं कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड द जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वही सभी मैनेजिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं। अब पैसा किसका है, शेयर होल्डर्स का। उस पैसे को यूटिलाइज कौन कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल एक्टिविटीज कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कि काम करना क्या है, कैसे करना है, सब काम वही देखते हैं। अब यानी कि मनी का जो यूटिलाइजेशन है वो कौन कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपना भी कुछ हिस्सा उस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से काम करें और उन्हें भी ये लगे कि अगर कंपनी को हायर प्रॉफिट्स होंगे तो उन प्रॉफिट्स में से कुछ डिविडेंड की फॉर्म में हमें भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्वालिफिकेशन शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। सिर्फ उनका पर्सनल इंटरेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश करने के लिए ये जरूरी है कि हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ क्वालिफिकेशन शेयर जो है वो इशू किए जाएं, ताकि उसका पर्सनल स्टेक रहे इस कंपनी के अंदर और वो बहुत अच्छे से काम करे। वो ये सोचेगा कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो ऑटोमेटिक कंपनी को हायर प्रॉफिट्स होंगे और उन प्रॉफिट्स का एक पर्टिकुलर पार्ट शेयर ऑफ डिविडेंड जो है वो मुझे भी मिलेगा। रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। सबसे पहले हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिटन कंसेंट लेना है कि हम किसी प्रेशर में इस कंपनी के डायरेक्टर नहीं बने हैं, अपनी विलिंगनेस से बने हैं। एंड अंडरटेकिंग टू परचेज एंड पे द क्वालिफिकेशन शेयर, और एक अंडरटेकिंग लेनी है उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कि हमने इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए हैं और उनके बदले में जो मनी थी वो भी हमने कंपनी को पे कर दी है। अरेंजमेंट विद प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर्स, ठीक है, जो हमने फर्स्ट लाइन डायरेक्टर्स अपॉइंट करने थे वो हम ऊपर के कॉलम में कर चुके हैं और अब हम जो है अदर जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें हम अपॉइंट कर रहे हैं। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार्स लेटर्स अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी। प्रमोशन की स्टेज में आरओसी से जो हमने नेम ऑफ अप्रूवल लिया था कि इस नेम की कोई अदर कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस लेटर की एक कॉपी भी हमने यहाँ पर अटैच करनी है। नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। आपने अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ बनाया है, उसका पूरा एड्रेस, सिटी, स्टेट, एरिया, ये सब एड्रेस जो है आपको वहाँ एक जो है रिटन फॉर्म में सबमिट कराना होगा कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। और अगर एट प्रेजेंट आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो विद इन 30 डेज आप ये डिपॉजिट करवा सकते हैं। At the time of the incorporation of the company, a statutory declaration is sent to the registrar indicating that all the statutory obligation have been completed। ठीक है, अब ये सारा हमने प्रिपेयर कर लिया कि MOA प्रिपेयर हो गया, AOA प्रिपेयर हो गया और अथॉराइज्ड कैपिटल डिसाइड हो गई, डायरेक्टर्स के साथ जो भी एग्रीमेंट्स होने थे क्वालिफिकेशन शेयर से रिलेटेड, उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड हो गया, कंपनी का नेम डिसाइड हो गया। इन सब प्रूफ्स को हम अटैच करेंगे किसके साथ, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी रेडी कर लिया और उसके बाद जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगाने थे वो भी हमने रेडी कर लिए। कम टू द थर्ड वन, दैट इज पेमेंट ऑफ फी। अब कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड होने जा रही है तो उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करानी होती है और वो फी डिपेंड करती है कि आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। जितनी आपकी ऑथोराइज कैपिटल होगी उसी के अकॉर्डिंग आपसे फी चार्ज कर ली जाएगी और आपको एक रिसिप्ट जो है वो इशू की जाएगी। उस रिसिप्ट की कॉपी भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करोगे। लास्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स submitted and the documentary evidence of the company's registration fee. If he is satisfied, then all the statutory requirements regarding the registration have been compiled with the enters the name of the company in his register. अब अगर रजिस्ट्रार आपके इन सब डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड हो जाता है, जितने भी एविडेंस आपने लगाए हैं, फी की रिसिप्ट लगाई है, नेम जो कंपनी का सेटल किया आपने उस की एक कॉपी लगाई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडरटेकिंग्स लगा दिए हैं,
MOA, AOA, ऑथोराइज कैपिटल, सब कुछ अगर आपका बिल्कुल परफेक्ट है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उन सब से हमारा जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC, सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली हमारी कंपनी का जो नेम है, ही एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो कंपनी के नेम का जो रजिस्टर होता है, उस कंपनी के नेम में हमारी कंपनी का नेम भी क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है, राइट कर दिया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। जब कंपनी का नेम रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में राइट किया जा चुका है, ठीक है, तो अब बारी आती है किसकी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, the registrar issues a certificate of incorporation. From this date onwards the company is considered as a separate legal entity. अब अगर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में से अगर आपका नेम रजिस्टर में राइट कर लिया गया है तो आपको क्या मिलता है बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक तरह से कंपनी का लीगली बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। इस डेट से ही कंपनी जो है वो बॉर्न मानी जाती है लीगली। आज कंपनी का पर्टिकुलर डेट पे, जिस डेट को हमारे को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, उसी दिन से हमारी कंपनी का बर्थ होता है और उसी दिन से हमारा जो कंपनी का प्रीपेंचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी कंपनी के ऊपर इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि हमारी कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अब जैसे ही एक प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हो जाता है, एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ए प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट अभी पब्लिक कंपनी को कुछ स्टेजेस और कवर करनी है, तभी वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकेगी। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि व्हेन प्राइवेट कंपनी स्टार्ट्स इट्स बिजनेस, when he receives the certificate of incorporation, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही हमारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं जिन्होंने जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करने हैं, ठीक है, वो मनी का अरेंजमेंट कैसे करती हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नोन पर्सन से जो है उनको शेयर सेल करती हैं। जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस की हेल्प से वो शेयर सेल नहीं करती हैं। वो कंपनीज आज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही, जैसे ही उन्हें कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। कम टू द थर्ड स्टेज। बच्चे हमने 2 स्टेजेस यहाँ पर कवर कर ली हैं। फर्स्ट स्टेज हमने कवर की थी, दैट इज प्रमोशन। सेकेंड स्टेज हमने कवर की है, दैट इज रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन होते ही हमें क्या मिला था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और प्राइवेट कंपनी ने अपनी वर्किंग क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। बट पब्लिक कंपनी को अभी एक स्टेज और कवर करनी है, उसके बाद उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा, तब वो अपना काम शुरू कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए एक पब्लिक कंपनी को किन किन स्टेजेस को और क्रॉस करना है। वो स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज। ए पब्लिक कंपनी कैन राइज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। For this, it has to issue a prospectus and undergo various other formalities under capital subscription. अब जनरल पब्लिक से कंपनी को, यानी कि पब्लिक कंपनी को फंड्स कलेक्ट करने हैं। अब वो पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और जनरल पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस की डिटेल को रीड करेगी। अगर जनरल पब्लिक को वो प्रोस्पेक्टस की जो डिटेल है उससे वो सेटिस्फाइड होगी। प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस एक बुकलेट है जिस बुकलेट में कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। बच्चे जैसे हम स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पर भी हमारे को एक प्रोस्पेक्टस मिलता है। उस प्रोस्पेक्टस में क्या राइट किया होता है कि स्कूल में कौन सा स्टाफ है, कितनी स्ट्रीम्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज कॉलेजेस के अंदर अवेलेबल हैं, फैकल्टी कौन सी है, ठीक है, स्कूल के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या हैं, पास्ट में स्कूल और कॉलेजेस ने किन किन अचीवमेंट्स को अचीव किया है, वो सब उसके अंदर मेंशन होता है। सेम इसी तरह से जो ये बुकलेट, प्रोस्पेक्टस बुकलेट, जो कंपनी जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिट कराती है,
तो उस प्रोस्पेक्टस बुकलेट में भी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स, अगर कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है यानी कि पहले भी वो कुछ शेयर्स इशू कर चुकी है तो उसमें पास्ट रिकॉर्ड्स भी होते हैं, और अगर कंपनी न्यू है जो अपने न्यू शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, तो कंपनी के पास जो है फर्स्ट टाइम शेयर जब कंपनी इशू कर रही है तो उसमें उसके पास रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। मतलब वो तो देखो ऑब्जेक्टिव्स तो मेमोरेंडम में भी राइट किए जाते हैं, लेकिन मेमोरेंडम जो है पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया जाता, वो तो सिर्फ किसके पास होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास होता है, ठीक है, या फिर कंपनी के खुद के पास होता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव जो कंपनी हाल फिलहाल में अचीव करने वाली है, जिसके लिए कंपनी फंड्स कलेक्ट कर रही है, उन ऑब्जेक्टिव्स को भी कहाँ राइट किया जाता है, मेमोरेंडम में राइट किया जाता है। कंपनी के कॉमन रूल रेगुलेशंस क्या होंगे, वो सब बातें प्रोस्पेक्टस में राइट की जाती हैं। तो जनरल पब्लिक को हमने क्या इशू करना है, प्रोस्पेक्टस इशू करना है। प्रोस्पेक्टस के साथ साथ कुछ अदर फॉर्मेलिटीज भी हैं जो एक पब्लिक कंपनी को कंप्लीट करनी है। फर्स्ट होगी उसमें सेबी अप्रूवल। सेबी अप्रूवल क्या होता है बेटा, सेबी क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में भी आप क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज में ही, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में आपको इसकी जरूर दूंगी, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। सेबी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि एक बोर्ड है जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है। किस लिए एस्टेब्लिश किया है, कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी रहे, उन्हें प्रोटेक्शन मिले। इन्वेस्टर्स अपनी मनी जो है कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं कंपनीज उनके साथ कोई चीटिंग फ्रॉड ना कर ले, ठीक है। कंपनीज के लिए ये बोर्ड पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस बनाता है, इन्वेस्टर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग्स, कंपनी की जो इनसाइडर ट्रेडिंग्स है उनके ऊपर पूरी नजर रखता है, ठीक है। अभी आपको इतना ही जानना है कि एक कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना होता है तो वो सेबी से अप्रूवल लेती है। सेबी से अप्रूवल लेने का मतलब है कि वो सेबी को अपनी सारी सिक्योरिटीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती है कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ जो हैं लिस्टेड करवाने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में। इस स्टेप को भी अभी मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि सेबी से अप्रूवल लेने का मतलब ये है कि हम आपकी सभी गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करेंगे, हम अपने इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, उनके साथ कोई चीटिंग फ्रॉड नहीं करेंगे, ठीक है। और जो गाइडलाइंस इस बोर्ड ने एक कंपनी के लिए शेयर्स इशू के टाइम के लिए बनाई है, हम सभी उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। इस तरह की अप्रूवल हर कंपनी को किससे लेनी है, सेबी से लेनी है। सेबी कौन है, एक बोर्ड है। नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, वही बात जो भी हमने ऊपर की थी कि एक प्रोस्पेक्टस जो हमने बनाया है वो प्रोस्पेक्टस हमें अपनी पब्लिक को इशू करना होगा। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा ये। बैंकर्स कौन है, अब हम शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, जैसे ही हम शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करेंगे तो मनी तो आएगी, उस मनी को हम कहाँ रखेंगे, हमारा बैंकर कौन होगा। नेक्स्ट इज ब्रोकर, सारे के सारे काम कंपनी खुद नहीं कर सकती, उसको बीच में यानी कि इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में कोई मिडल मैन चाहिए। वो मिडल मैन कौन होते हैं, ब्रोकर, जिनकी हेल्प से कंपनी शेयर्स इशू करती है, जिनकी हेल्प से जनरल पब्लिक शेयर परचेज करती है। नेक्स्ट इज अंडरराइटर। अंडरराइटर टर्म आप अकाउंटेंसी में भी सुन चुके हो कि अंडरराइटर्स कमीशन होता है। अब वो अंडरराइटर्स कौन होते हैं, कई बार कंपनी को ये लगता है कि हम मार्केट में नए हैं, हमारी गुडविल नहीं है, या अगर हम पुराने भी हैं तो हम शेयर इशू के काम को खुद नहीं करना चाहते, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक है, क्योंकि इसमें पब्लिक को कन्विंस करना है कि आप हमारे शेयर परचेज करो, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, बीच में एक मिडल मैन अपॉइंट करती है, जो मिडल मैन क्या करता है, जनरल पब्लिक को कन्विंस करता है कि आप इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लीजिए। एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि वो जो अंडर राइटर होता है, अंडर राइटर एक पर्सन भी हो सकता है और अंडर राइटर एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन कंपनी के सारे शेयर्स परचेज कर लेता है, यानी कि कंपनी के सारे शेयर्स अपने पास ले लेता है और उन शेयर्स को किसे बेचता है, आगे जनरल पब्लिक को बेचता है। मान लीजिए कि एक कंपनी ने 1000 शेयर्स एक पर्टिकुलर टाइम पर एक अंडर राइटर को दे दिए हैं कि आप हमारे ये 1000 शेयर सेल कर दीजिए।
अब वो जनरल पब्लिक को एडवर्टाइज करता है, उनको मोटिवेट करता है, कन्विंस करता है इन शेयर्स को परचेज करने के लिए, और फाइनली वो 800 शेयर्स ही सेल कर पाता है जनरल पब्लिक को। अब जो रिमेनिंग 200 शेयर्स हैं उसका क्या होगा, उसे उस अंडर राइटर को खुद ही परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही कमिटमेंट उसका कंपनी के साथ होता है कि जितने शेयर्स वो जनरल पब्लिक को बेच पाएगा, ठीक है, बाकी के शेयर वो खुद रख लेगा। ठीक है, तो अब ये सारा काम वो कंपनी के लिए फ्री में नहीं कर रहा है, उसके बदले में वो कंपनी से कुछ मनी चार्ज करता है, दैट मनी इज कॉल्ड अंडर राइटर्स कमीशन। नेक्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर कंपनी को जब वो शेयर्स इशू करने जा रही है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो अचीव करना कंपलसरी हो जाता है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया होता है 90% सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होना चाहिए, और उसके लिए भी लिमिटेड टाइम पीरियड है, दैट इज 120 डेज का टाइम पीरियड है। ठीक है, 120 डेज के टाइम पीरियड के अंदर ही कंपनी को क्या करना होता है, 90% सब्सक्रिप्शन का जो टारगेट है वो अचीव करना होता है। अगर कोई कंपनी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाती है तो कंपनी को शेयर होल्डर्स को मनी रिटर्न कर देनी होती है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, मान लीजिए कि एक कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम में 1000 शेयर्स जो है वो इशू कर रही है। अब वो 1000 शेयर्स 10 रुपीज का 1 शेयर है, तो इट मीन्स टोटल हमारी जो मनी हो गई, हम ये कह सकते हैं कि 10,000 रुपीज जो है कंपनी को एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, 10,000 रुपीज के शेयर कंपनी को एक पर्टिकुलर टाइम में इशू कर रही है। ठीक है, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया रहता है 90% का। अब 10,000 का 90% कैलकुलेट कीजिए तो 9,000 हो गया, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कंपनी के पास 9,000 रुपीज आ जाने चाहिए, और वो पर्टिकुलर टाइम कितना होगा, 120 डेज। अगर कंपनी 120 डेज में 9,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो पब्लिक से रिसीव नहीं कर पा रही है, तो कंपनी ने जितना भी पैसा पब्लिक से रिसीव किया है वो सारा मनी कंपनी को क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा जनरल पब्लिक को जिनसे उन्होंने लिया है वो मनी। ठीक है, दोबारा से शेयर्स एडवर्टाइज होंगे, दोबारा से शेयर्स के सेल होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, अंडर राइटर्स अपॉइंट कर लेती हैं। अंडर राइटर्स की ड्यूटी रहती है कि वो 100% शेयर्स जो हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम में इशू किए गए हैं वो सारे वो पब्लिक को बेच देते हैं, और अगर वो सेल नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, रिमेनिंग शेयर्स का जो पार्ट होता है वो खुद परचेज कर लेते हैं। तो मोस्टली कंपनीज जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया अचीव कर लेती हैं विद द हेल्प ऑफ अंडर राइटर्स। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। तो अब बारी आ रही है कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में हम अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाएं। ठीक है, जैसे आपने नेम सुने ही होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्टेड करवा सकते हैं। लिस्टेड करवाने का मतलब है कि आपने अपने शेयर्स को उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में एंटर करवा दिया, और वो स्टॉक एक्सचेंज आपके शेयर्स की सेल परचेज की एक्टिविटीज को हैंडल करेगा। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज भी ऐसे ही आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, आपके जो शेयर्स हैं, उन्हें अपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं कर लेता। वो भी पूरी चेकिंग करता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है आपकी सिक्योरिटीज़ के बारे में, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आपकी कंपनी की बैकग्राउंड को पूरी तरह से चेक किया जाता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ आपकी सारी बैकग्राउंड से सेटिस्फाइड होती हैं तो ही आपके शेयर्स को उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाता है, यानी कि एंट्री दी जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब सब काम हो चुके हैं, यहाँ पर सेबी से अप्रूवल मिल गई, अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स अपॉइंट हो गए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया आपने अचीव कर लिया, प्रोस्पेक्टस रेडी हो गया। ठीक है, और इशू भी हो गया प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को। ठीक है, सिक्योरिटीज को पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड करवा दिया गया। अब बारी आती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की। अब शेयर्स क्या कर दिए जाते हैं, जनरल पब्लिक को अलॉट कर दिए जाते हैं। किस पर्सन को कितने शेयर मिले, मिस्टर ए को 10 शेयर दिए, मिस्टर डी को 100 शेयर दिए, मिस्टर एम को 50 शेयर्स दिए। ठीक है, उन शेयर होल्डर्स के नेम, उनके एड्रेस, ठीक है, हाउ मेनी शेयर्स आर अलॉटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन, सब कुछ कहाँ जो है वो रिकॉर्ड में रखा जाता है, कंपनी के पर्टिकुलर ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है, उस सभी रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। और पहले ये सब काम जो है वो मैनुअली होता था, बट अब सब काम जो है वो ऑनलाइन होता है, डीमेट अकाउंट की हेल्प से होता है। ठीक है, तो ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसे हम क्लास 12 में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ये ऑनलाइन शेयर्स को
सेल और परचेज करने के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. नाउ कम टू द लास्ट स्टेज, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. अब प्राइवेट कंपनी ने तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही क्या कर लिया था बेटा, बिजनेस स्टार्ट कर लिया था. बट एक पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि उसे जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करने होते हैं, ठीक है. और जनरल पब्लिक को शेयर इशू कैसे करने हैं वो भी हमने डिस्कस किया. तो अब जनरल पब्लिक को कंपनी ने शेयर इशू करने की पूरी तैयारी कर ली है, उनको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दिया है, ठीक है. तो अब पब्लिक कंपनी क्या कर रही है, ए पब्लिक कंपनी हैज टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. फॉर दिस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. फिर से पब्लिक कंपनी आरओसी के कंसर्न में आएगी और उसे क्या बताएगी, ए डिक्लेरेशन अबाउट मीटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट, कि हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है वो अचीव कर लिया है, यानी कि 90% हमारे शेयर्स का अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है और विद इन 120 डेज ही कर लिया. A declaration that all directors have paid in cash in respect of allotment of shares made to them. जो क्वालिफिकेशन शेयर्स हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इशू किए थे उन्होंने हमें सारी मनी कैश में पे कर दी है. ए डेक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट्स. अगर किसी एप्लीकेंट ने हमें एक्स्ट्रा कोई मनी सेंड की थी और उसे हमने कम शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है, तो उसका जो एक्स्ट्रा मनी था वो भी हमने वापस कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है. कोई भी पेंडिंग ड्यूज हमारे पास शेयर होल्डर्स के नहीं है कि हमने उन्हें कोई पैसा देना हो. स्टैट्यूटरी डेक्लेरेशन दैट द अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंपाइल्ड विद. This declaration must be signed by a director or a secretary of the company. अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हमने लेना है तो हमें ये तीनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डेक्लारेशंस हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करानी होंगी. और उन डेक्लारेशंस के ऊपर साइन कौन करेगा, डायरेक्टर करेंगे या फिर कंपनी का सेक्रेटरी करेगा कि हमने ये तीनों डेक्लारेशंस जो हम दे रहे हैं आपको, हमने इनको फुलफिल कर दिया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया अचीव हो गया है, क्वालिफिकेशन शेयर्स इशू हो गए हैं, उनके बदले में मनी भी रिसीव हो गई है और एप्लीकेंट्स को हमने कोई भी मनी रिटर्न नहीं करनी है, सब कुछ क्लियर है हमारा, ठीक है. तो फाइनली आपको आरओसी क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आपको रिसीव होता है आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि पब्लिक कंपनी भी अपना बिजनेस अब स्टार्ट कर सकती है. दैट्स अब ऑल अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. तो वेल स्टूडेंट्स, आज हमने अपने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के जो 4 स्टेजेस थे, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड द लास्ट स्टेज इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उन सबको बहुत अच्छे से स्टडी किया है. तो अब आपकी ये ड्यूटी रहेगी कि आप इन सब को बहुत अच्छे से अपने नोट्स में से भी रीड करोगे और वीडियो को भी बहुत ध्यान से सुनोगे ताकि आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर पाओ. और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.